गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसके हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव भी हैं, चार वन लाइन है और 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर आपको बाकी पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो FTP ऐप पर आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं या इस पर मैसेज कर सकते हैं। दोनों नंबर आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त मैसेज कीजिए, आपको तुरंत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं है। तो हम दूसरी स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी कैसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास पहला है यंग मॉडुलस। क्या है? यंग मॉडुलस। ओके, तो यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक, हिंदी में कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, इसको कहते हैं y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। अब f का होता है न्यूटन, ए का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, क्योंकि डेल्टा एल का यूनिट क्या होगा? मीटर, और एल का यूनिट होगा मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो एम एल की पावर 2 टी की पावर एल की पावर 1 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल की पावर 2। ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। कैसे होगा? जब एल ऊपर जाएगा एल स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। +1 -2 कितना होता है? -1, तो -1 आ गया और टी की पावर 2 हो गया। ओके, दूसरा इसका, यानी कि इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है। जब इसकी यूनिट है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। इसमें लिखा है जिसकी यूनिट ना हो, ना हो, ऐसा है। ठीक है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के लिए हम क्या यूज करते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर, तो इसका भी मात्रक है। डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो एम एल टी की पावर -2, बल का हो गया, बटे में क्या है? मीटर। तो मीटर के लिए कैपिटल एल, एल से एल कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास एम टी की पावर -2। इसका भी डायमेंशन और विमी सूत्र दोनों हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्ट्रेन। इसको कहते हैं प्रतिबल, सॉरी विकृति। तो ये है विकृति। क्या है? विकृति। विकृति का फॉर्मूला जैसे डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा ए अपॉन ए, या डेल्टा वी अपॉन वी, सबका डायमेंशन यूनिट सेम होगा। डेल्टा ए अपॉन ए सेम, डेल्टा वी अपॉन वी सेम, यानी कि नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ना तो इसका विमी सूत्र होगा, यानी कि ना तो इसकी डायमेंशंस होंगी, ना तो इसका मात्रक होगा। यानी कि आपका इक्वेशन में, ये क्वेश्चन में ये वाला सही है। अब आते हैं प्रेशर पर। किस पर आते हैं? प्रेशर पर। तो प्रेशर, चौथा, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी कि F होता है न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका भी क्या है? मात्रक है। तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा सही है? सबसे सही है स्ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है? 4th। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ाया है कि जब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म क्या होता है? स्पीड होती है, और पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति में एक समान रहती है चाल, और पाथ होता है वृत्तीय। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या है? समान, तो बल तो नहीं रहता है, एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती है, अब इसमें 2 पॉइंट है। इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन स्पीड
कांस्टेंट रहती है, स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आपका कौन सा, वेलोसिटी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रहना चाहिए जो चेंज ना हो। तो कौन सा आएगा, स्पीड। स्पीड ही तो चेंज नहीं होती है, बाकी सब चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, अगर मैं सर्कल बना दूंगा यहाँ पे तो स्पीड की डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी यहाँ पे, ये होगी यहाँ पे, ये होगी यहाँ पे, ये। तो हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, हर एक पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया यानी कि फोर्स आया। लेकिन स्पीड इसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म क्या रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, पाथ होगा सर्कुलर। अब तीसरा वर्क डन। तो वर्क डन हम देखेंगे कि पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है, यानी कि इसमें से सभी होगा। करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया वर्क डन W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। दो सदिशों का अदिश गुणा, इसका मतलब हुआ दो सदिशों का जब आप गुणा करेंगे तो मुझे एक अदिश राशि मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणन। ओके, चलो तो देखते हैं। थीटा है एफ और डी के बीच का कोण, एफ और डी के बीच का कोण। तो हम एक मान लेते हैं ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे फोर्स लग रहा है एफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ है, सी की तरफ है, यानी कि हम डी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिया, डी लिया, और फोर्स कहाँ है, ये है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि इनका मतलब हो गया थीटा क्या है, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। रख देंगे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आ जाएगा, यानी कि ये कैसा है, पॉजिटिव, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। दूसरा पॉइंट जीरो, क्या जीरो, जीरो कब होगा, मान लीजिए आप क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे कोई कुली खड़ा हुआ है या आप ही खड़े हुए हैं, कुली क्यों खड़ा होगा, आप ही खड़े हो जाइए, और आप वजन को लेके इस दिशा में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही है, और फोर्स आप कहाँ की तरफ लगा रहे हैं, इसमें एफ ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो जो आपका वर्क होगा एफ डॉट डी, क्या होगा, एफ डॉट डी यानी कि एफ डी कॉस थीटा, और थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया, 90, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। ये डी है और ये एफ है। तो कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा डब्लू 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य कार्य होगा। तो कार्य शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अब तीसरा आ जाता है कि मान लीजिए आपने बल लगाया किस दिशा में, इस दिशा में, और क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम देखेंगे जिसमें स्प्रिंग जुड़ी हुई है, एम द्रव्यमान है, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी। कौन लगाएगी, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ है, ये है, और फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो हम कहेंगे कि एफ डॉट डी जो होगा एफ डी कॉस थीटा, और थीटा का मान आ गया 180 डिग्री, यानी कि कॉस 180 की वैल्यू हो गई -1, यानी कि W इक्वल टू हो गया माइनस एफ इंटू डी। कॉस 180 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एफ डी कितना हो जाएगा, -1, यानी कि ये हो गया ऋणात्मक। कैसा हो गया, ऋणात्मक। ओके, अब आते हैं चौथा कि इनमें से सभी, कि इनमें से सभी। तो हमारा जो यहाँ से आंसर होगा कि इनमें से सभी, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। अब आते हैं सेल्सियस। सेल्सियस किसका मात्रक है, देखो हीट का मात्रक है जूल, लेटेंट हीट का मात्रक है क्योंकि L इज इक्वल टू होता है Q अपॉन M, तो जूल पर ग्राम या केजी। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसी को हम डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। लेटेंट हीट का C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन स्पेसिफिक हीट का डेल्टा T इंटू M, यानी कि जूल पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका होगा, टेम्परेचर का। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट, तो
सेंटर ऑफ मास पर क्या वेट रहता है, वॉल्यूम रहता है कि मास, यानी कि द्रव्यमान रहता है कि आयतन रहता है कि भार रहता है, क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही बिंदु पर। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो समस्त द्रव्यमान का मतलब है क्या केंद्रित रहेगा यहाँ पे, मास, द्रव्यमान। अब आते हैं दूसरे पर, द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन द लिक्विड, द फोर्स अमोंग द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कैपिटल जी इतना कम होता है 10⁻⁻11, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर मुझे इसको कैंसिल करके 1 न्यूटन बनाना है और डिस्टेंस बिटवीन कितनी होगी, 1 न्यूटन की, तो F इज इक्वल टू m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं 1 मीटर लेता हूँ तो 1 आ जाएगा। जी को अगर 1 करना है, F को 1 न्यूटन बनाना है, तो मास, एक का मास होना चाहिए 10⁵ और एक का मास होना चाहिए 10⁶। अगर इतने मास के दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। या हम मान लेंगे कि 1 kg है और दूसरे का मास है 10⁻11 kg, तब हम कह सकते हैं कि इनके बीच में मास कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन का लगेगा, समझ गए। और उसमें डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, तो बहुत कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन उसके कारण विस्कोसिटी नहीं आएगी। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है, यानी कि ससंजक बल, क्या, ससंजक बल वो बल होता है जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एडहेसिव फोर्स वो होता है जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जैसे एक पानी हो गया, दूसरा ऑयल हो गया, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे एडहेसिव फोर्स, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स, जैसे पानी का मॉलिक्यूल दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे कोहेसिव, यानी कि ससंजक बल। तो किसी भी द्रव की जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, क्या है, श्यानता किसके कारण आती, कोहेसिव फोर्स के कारण। एडहेसिव तो नहीं होता ना उसमें, किसके कारण होता, कोहेसिव फोर्स के कारण होता। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मिनिमा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ पर मिनिमम होगा, इक्वेटर पर, पोल पर, या सेंटर ऑफ अर्थ पर। ओके, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा दूसरी स्लाइड में जाते हैं, एक फिगर बना लेते हैं ऐसे करके। ये आपका हो गया इक्वेटर, ये क्या हो गया, इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा। ये हो गए पोल, नॉर्थ और साउथ। यहाँ से हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी प्राइम निकालना है। ये हो गया आपका लैम्डा एंगल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई टू कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब पहला, ये एंगल क्या हो जाए, यहाँ आ जाए, यानी कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्वेटर पर। किस पर, एट इक्वेटर। जब आप इक्वेटर पर पहुँचेंगे लैम्डा हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। यानी कि जो जी है उसका मान कम होगा क्योंकि कुछ घट रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, पोल पर। जब आप पोल पर पहुंचेंगे, यहाँ से एंगल बढ़ रहा है और पोल पर पहुंचेंगे 90 डिग्री, तो लैम्डा कितना हो गया, 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ से जी प्राइम कितना आ जाएगा, जी माइनस 0, यानी कि जी प्राइम इक्वल टू जी। कॉस 90 की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इस फॉर्मूले में। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तब तो पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई करें तो बचेगा क्या, जी प्राइम माइनस जी, जी प्राइम माइनस जी, सॉरी, बराबर जी। यानी कि जी प्राइम का मान जी ही रहेगा। मान लीजिए जी का मान 9.8 है, तो जी प्राइम भी कितना रहेगा, 9.8। कहाँ पर, पोल पर। लेकिन जब इक्वेटर पर जाते हैं तो जी का मान जो 9.8 है उससे कुछ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम कहाँ पे है, पोल पर। सबसे अधिक कहाँ पर है, इक्वेटर पर। तो सबसे कम कहाँ पर है, पोल पर। तो आंसर आ जाएगा सबसे कम है पोल पर।
सबसे अधिक किस पर है? इक्वेटर पर। जब आप इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर फ्लूइड इज 0, क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता नहीं होती है, इसमें ये गुण ही नहीं होता है। ठीक है, गुण ना होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, होती है, लेकिन यंग प्रत्यास्था गुणांक नहीं होगा इसमें। ठीक है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो आपने देखा होगा बैरोमीटर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, आपकी लैब में लगा होगा बैरोमीटर। वो कौन थे? टॉरेस ऑयल थे, सॉरी ऑयली थे। तो इन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया। अब आते हैं आप विच वन ऑफ मोर सेंसिटिव, मरकरी थर्मोमीटर, इनमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा मरकरी थर्मोमीटर। 5H फिनोमिना ऑन द वाटर राइज, जो पेड़ों के तनों से पत्ती तक पानी जाता है, पेड़ों के तनों से होते हुए पत्ती तक जाता है पानी, वो किसकी वजह से जाता है? कैपिलरी की, कैपिलरी। ये बहुत छोटी छोटी तने में क्या होते हैं? बहुत पतली पतली ट्यूब बने होते हैं, जिससे पानी अर्थ से खींचता है और कहाँ जाता है? पेड़ तक के पत्तों तक जाता है। इसको कहते हैं कैपिलरिटी, यानी कि इसको कहते हैं केशकत्व। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं केशकत्व और अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलरी। यही एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है? कैपिलरिटी की वजह से ये पानी पेड़ के तनों से होते हुए कहाँ पहुँचता है? पत्तियों तक पहुँचता है। अब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि एक्शन करेंगे तभी रिएक्शन आएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब है पहले एक्शन आया फिर रिएक्शन, दोनों एक साथ आ रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, एक्शन की वजह से ही रिएक्शन होता है। जब तक एक्शन नहीं आएगा तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। इसीलिए ये एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं? कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन अमाउंट में सेम होते हैं, अमाउंट में सेम होते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। ओके, तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि पहली वस्तु पर लगने वाला बल किसके द्वारा? दूसरी के द्वारा। जैसे मैं लगाऊं किस पर? दीवार पर, ठीक है, तो उतना ही फोर्स वो क्या लगाएगा? हमारे ऊपर। एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो आगे की तरफ जाती है बंदूक, पीछे की तरफ धक्का लगाती है, जो पुश करती है ना, वो क्या है? रिएक्शन है। ओके, अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ना एक्शन होगा ना रिएक्शन, ऐसे दोनों फोर्स हो जाएंगे तो कोई मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, तभी तो कैंसिल करेंगे। मोशन हो रहा है, इसका मतलब जब एक्शन होता है तभी रिएक्शन आता है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। तो चलो, हम लोगों ने अभी ये 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि ये जो 12 के 12 क्वेश्चन है उसमें से कम 10 तो आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएं, जिससे आपके पूरे के पूरे 10 नंबर आ जाएं। एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है कि बीटी अपनी तरफ से कुछ नया ऐड कर लेता है, ठीक है, हम चाहेंगे कि वो भी कवर करें, लेकिन क्योंकि हम लोग उतना कॉम्पैक्ट पढ़ना चाहते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और अच्छे नंबर, मतलब पास भी हो जाए। तो हमारा मेन फोकस रहता है ये कि अगर 12 क्वेश्चन आए हैं, 12 में से अगर 2 नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 10 तो आ रहे हैं, और 10 ही क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 2 तो क्या करने होते हैं? छोड़ने होते हैं। ये फोकस बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी चीज़ पर इतना घुस जाना है कि वही पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी सब टॉपिक ख़त्म कर दिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पांचों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बराबर से पढ़ने हैं, और बराबर इंटेंसिटी के साथ पढ़ने हैं। और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो लगती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में लगती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इन्हीं का रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, और अगर आपको इसका और सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन देखना है तो हमारे ऐप पर ज़रूर आइए, ठीक है, FTP ऐप पर जब पहुँचेंगे तो आपको पूरा सिलेबस बाकायदा क्रम से मिलेगा।
बहुत धीमे धीमे से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि चल रहा है एकदम से 5 घंटे का क्लास चल रहा है। ये सब उनके लिए हैं जो पहले से पढ़ चुके हुए हैं। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, 10th से जस्ट पहुँचे हैं, तो हम लोगों को धीमे धीमे चलना है। कैसे चलना है? धीमे धीमे। ठीक है, तो यही रहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको।